हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो BNSS का चैप्टर 4 है, जो सेक्शन 30 से लेके 34 तक जाता है। चैप्टर 3 जो हमने पढ़ाया था वो न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया था, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। आज हमारा चैप्टर 4 है, सेक्शन 30 से लेके 34 तक जाता है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वो आपके सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शंस हैं और कुछ सेक्शंस में एक आध चीज़ें हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि जो नए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से भी सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं, तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये सेक्शन 30 से लेके 34 तक जाता है। CRPC में अगर हम बात करें तो ये 36 से लेके 39 तक जाता था, 40 तक जाता था। CRPC में सेक्शन 40 तक जाता था, 36 से लेके 40 तक जाता था। और जो BNSS में है वो है सेक्शन 30 से लेके 34 तक। तो इसका जो सेक्शन 30 है ये कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताता है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वे नियुक्त हैं उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ कहाँ पे बताई गई हैं? सेक्शन 30 में बताई गई है। और वो जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा, थाने का भारसाधक अधिकारी होगा, उसको सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और अपने जो थाने की सीमाओं के भीतर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिर्फ सेक्शन 30 में इतना बताया गया है कि वो जो शक्तियाँ होंगी वो अपने थाने की क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रयोग कर सकता है। सेक्शन 30 हमारा कंप्लीट हो गया। सेम बातें 36 CRPC में बताई गई थी। अब आते हैं 31 में। 31 इम्पोर्टेंट धारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे कर लीजिए। इस चैप्टर की जो धारा 31 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 31 कहती है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी, यानी कि यहाँ पे जनता की लायबिलिटी बताई गई है कि वो कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी। तो कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, देखिए बाउंड है, जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है। कौन, कब? देखिए क्या है इसमें ABCD करके 3 क्लास हैं। ऐसे अन्य व्यक्ति, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। अगर किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वो भाग रहा है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से सहायता मांगी जा सकती है और फिर वो सहायता देने के लिए बाध्य होगा कि वो दौड़ के उस व्यक्ति को पकड़े जिससे पकड़ने की अपेक्षा की गई है। बी में कहता है शांति भंग का निवारण या दमन। कोई ऐसा कार्य हो रहा है, ऐसा कोई जमाव हो रहा है जहाँ पे शांति भंग हो रही है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट या पुलिस अपेक्षा करता है जनता से, तो वहाँ पे जनता सहायता देने के लिए आबद्ध होगी। लास्ट है किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुँचाने के प्रयत्न में। लोक संपत्ति है, लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे उसे रोकने के लिए भी जनता से अगर सहायता मांगी जाती है तो सहायता देने के लिए आबद्ध है। तो हमारा 31 कंप्लीट हो गया। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी, ये सेक्शन 31 में। CRPC में 37 थी। 3 चीज़ें हैं, अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो भाग रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए सहायता की जाएगी, शांति भंग के निवारण के लिए सहायता की जा सकेगी और लोक संपत्ति को क्षति पहुँचाने से रोकने के लिए सहायता की जा सकती है। इसमें 3 चीज़ें हैं। और कौन कौन सहायता मांग रहा है? तो मजिस्ट्रेट सहायता मांग रहा है और पुलिस मांग रहा है। अब आते हैं 32 पे। 32 कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। देखिए, अगर पुलिस वारंट का निष्पादन कर रहे हैं
या मजिस्ट्रेट करें तो 31 में जाता। कोई अदर है, मान के चलिए किसी कोई अन्य व्यक्ति को जो पुलिस भी नहीं है, मजिस्ट्रेट भी नहीं है, उसको वारंट का निष्पादन करने के लिए दिया गया है, उसे भी प्राइवेट व्यक्ति सहायता देने के लिए बाध्य होगा। ये बात 32 में बताया गया। अब इसको हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है, वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। 38 CRPC में था, सेम चीज़ें थी, कोई परिवर्तन नहीं है। अब 33 देखते हैं। तो 33 भी इम्पोर्टेंट धारा है। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन बने हुए हैं कि कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा जन, अगर कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका हो रहा है या उनका होना दुष्प्रेरण किया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे आशंका है कि ये चीज़ें कि ये अपराध हो सकते, तो वहाँ पे जनता को लायबल बताया गया कि वो जनता जो है पुलिस को या न्यायालय को सूचना देगा। कौन कौन से अपराध हैं ये इस सेक्शन में बताया गया। अब देखिए यहाँ पे है कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना, धारा 33 है। CRPC में 39 थी। क्या है कि BNS की जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, इसमें बताया गया है कि BNS के अधीन दंडनीय भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, यानी कि वो अपराध किया जा रहा है या करने का उसका आशय है, उस आशय से कोई व्यक्ति अवगत है, उसको जानकारी है, वो जान रहा है, तो ऐसी दशा में वो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचना देने के लिए आबद्ध होगा। वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो बताए कौन कौन से अपराध हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 103 से धारा 105 दोनों, यानी कि धारा 103 से लेके 105 तक के बीच में जो भी धाराएं हैं, इसमें ये दोनों धाराएं भी आती हैं। मैंने इसकी धारा 103 क्या कहती है, हत्या का पनिशमेंट है ना, 105 क्या है, मानव वध का पनिशमेंट है। तो इन धाराओं के बीच में जो भी आ रही हैं अपराध, उनके बारे में सूचना दिया जाएगा। 103, 104, 105, ठीक है, ये हो गया। फिर 111, 112, 113, 111, 112, 113 ये जो तीनों धाराएं ये नई जोड़ी गई हैं बीएनएस में, संगठित अपराध के बारे में बताती है। फिर आता है 140 से 144 के बीच में। तो 140 जो है, तो धारा 140 कहती है हत्या करने के लिए फिरौती के लिए व्यापारण या अपहरण करना। 142 में है विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। 142 है व्यक्ति का घोर उपपत्ति दासत्व आदि के विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापारण अपहरण। और 143 में व्यक्ति का दुर्व्यवहार है, और ऐसे व्यक्ति का दुर्व्यवहार जिसका किया गया उसका शोषण 144 में बताया गया। अगर इन धाराओं का अपराध हो रहा है तो भी सूचना देने के लिए जो प्राइवेट व्यक्ति है वो बाध्य होगा। फिर अगली धारा देखते हैं। तो यहाँ पे 147 से लेके 154 तक में बताया गया। 147 से लेके 154 वाली ये जो है, ये चैप्टर 7 है, जो राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है कि राज्य के विरुद्ध अगर युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयास करता है, षड्यंत्र करता है, या युद्ध करने के लिए आयुध आदि संग्रह करता है, या परिकल्पना को सुकर बनाने के लिए छिपाता है युद्ध करने की, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो इन धाराओं के अंतर्गत अगर ऐसा अपराध होना पाया जाता है तो वहाँ पर जनता मजिस्ट्रेट या पुलिस को इत्तला देने के लिए आबद्ध होगा। आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं तो 178 से 182 तक की धाराएं, जिसमें करेंसी नोट स्टाम्प संबंधी अपराध आते हैं। उसके बाद आता है 178 से 182 ये सिक्कों करेंसी नोट स्टाम्प के बारे में हो गया। फिर आता है 189 से और 191, ये धारा, इसमें विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या समान उद्देश्य से जो अपराध किए जाते हैं वे सभी आते हैं। फिर आता है 274 से 280, जिसमें ये दोनों धाराएं हैं। इसके अंतर्गत खाद्य या पेय या औषधियों का मिश्रण तथा उनके विक्रय के बारे में प्रावधान किया गया है। अगली धारा 307, जिसमें चोरी करने के लिए मृत्यु उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात जो चोरी की जाती है, ये धारा आती है। फिर आता है 309 से 312, जिसके अंदर 309 में लूट हो गई, 310 में डकैती हो गई, 311 में प्रयत्न है जिसमें लूट या डकैती करने का, 312 में घातक आयुधों के साथ लूट या डकैती करना, ये धारा आती है। फिर 316 की उपधारा 5, जिसमें आपराधिक न्यासभंग किसके द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, वो भी आता है। फिर 326 से धारा 328 ये आता है, इसमें अग्नि द्वारा रिष्टि वगैरह
होती है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है धारा 331 और 332। इसमें 331 से 300 इसमें जो है गृह अतिचार और गृह भेदन के लिए दंड है, या 332 में जैसे अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार करना, ये सारी चीज़ें आता है। इन धाराओं के अधीन अगर अपराध किया जा रहा है या होने का आशय पता है किसी व्यक्ति को, तो उचित प्रतिहेतु के अभाव में साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा। ऐसे किए जाने या आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। इसका सेकंड क्लॉज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अपराध से क्या तात्पर्य है। तो अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। इस तरह से धारा 33 हमने कंप्लीट कर लिए। अगली धारा पर आते हैं। अगली धारा हमारी है धारा 34 है, जो CRPC में 40 थी, इसमें आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो ये धारा 34 कहती है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अक्सर ये धारा जो है याद करने के लिए चौकीदार के नाम से धारा याद कर लें कि जो चौकीदारों के कर्तव्य होते हैं वही इसमें बताए गए। तो इसमें देखते हैं, इसमें बताया गया किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जो भी निकटतर व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को, निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उनके पास निम्नलिखित के बारे में तत्काल संसूचित है। यानी कि जो ग्राम चौकीदार होता है उसी की ये लायबिलिटी होती है, उसका ये कर्तव्य होता है कि अगर निम्नलिखित जो चीज़ें बताई गई हैं, इन अपराध हो रहे हैं, तो वो तत्काल रूप से थाने में जाके इसकी सूचना देगा। कौन कौन सा हम देख लेते हैं, वो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इसमें जैसे अगर कुख्यात प्रापक या विक्रेता स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है उस गांव में, जो चुराई हुई संपत्ति का रखता है या उसको प्राप्त करता है या बेचता है, या ऐसा व्यक्ति जो लुटेरा, निकल भागा, सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो BNS की धारा 189 और 191 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का करने का या आशय उसका जमानती अपराध किया है वो जान रहा है, या कुछ खंड ई में जो धाराएं बताई हैं जैसे 103, 105, 111, 112, 113, 178, 181, 305, 307, 309, 312, 326, 331, 332, इनके अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है या व्यवस्था बनाए रखने, अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर संभावित प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है, वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करें, बताएगा। सेकंड क्लास है, ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमि आता है। उद्घोषित अपराधी बताए गए, तो उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जैसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया है, यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता तो BNS के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय होगा। सेकंड में ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी शब्द से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत, इसके अंतर्गत मुखिया या प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसमें सेकंड क्लास इंपॉर्टेंट है। उद्घोषित अपराधी कहाँ परिभाषित है? तो धारा 34 के सेकंड क्लास के सेकंड पैराग्राफ में। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप सेक्शन देख लीजिएगा, एक बार सेक्शन रिवाइज करा देते हैं। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था धारा 4 पढ़ा था, 30 से 34 तक है। 30 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, 31 में जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी, 32 में हमने बताया पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, और 33 में कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना, और धारा 34 से ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। इस तरह से आप सेक्शन इसके देख लीजिए। बाकी ये चैप्टर भी कंप्लीट है। अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी एक एक धारा बहुत डिटेल से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट, अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू सो मच।